नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक ब्लीचिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम जानेंगे ब्लीचिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन, परिचय। ब्लीचिंग का अर्थ, ब्लीचिंग के प्रकार, सामग्री, ब्लीचिंग की विधि, सावधानियां, लाभ और निष्कर्ष। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ब्लीचिंग का अर्थ, ब्लीचिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग बालों के रंग को हल्का करने के लिए किया जाता है। सभ्यता के आरंभ से आज तक महिलाएं अपनी त्वचा के रंग को गोरा दिखाने के लिए विभिन्न प्रयासों में लगी रही हैं। ब्लीचिंग इसलिए किया जाता है कि फेस को गोरा दिखाया जा सके, और ऐसा अब की महिलाएं सिर्फ नहीं कर रही हैं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि महिलाएं अपने चेहरे को गोरा दिखाने के लिए बहुत चीज़ों का प्रयोग किया करती थी, जैसे सब्जियों का रस, फलों का रस, फिटकरी। कुछ लोग दूध और शहद का भी प्रयोग करते हैं अपनी त्वचा को गोरा दिखाने के लिए। इन सभी घरेलू उपचारों से रंग साफ करने में मदद मिलती है, परंतु इनका असर काफ़ी लंबे समय के बाद नज़र आना शुरू होता है। जो हम घरेलू चीज़ें उपयोग करते हैं ब्लीचिंग के लिए, उनका असर जो है वो बहुत लेट आता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इसके लिए समय की और मेहनत की बचत के लिए महिलाएं जो है रासायनिक ब्लीच का प्रयोग करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा, समय की भी बचत होती है और जल्दी असर भी होता है स्किन पर। ब्लीचिंग में बाल जो है जड़ से रिमूव नहीं होते हैं, सिर्फ इनका कलर चेंज हो जाता है। हमारे फेस पे जो बाल होते हैं वो स्किन के कलर से मैच नहीं खाते हैं, इसके लिए उसके कलर को हल्का करने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, जिससे बाल हल्के हो जाते हैं और चेहरा गोरा और साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग के प्रकार। ब्लीचिंग दो प्रकार के होते हैं, क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये क्रीम ब्लीच का प्रयोग किया गया है। क्रीम ब्लीच का ज़्यादातर प्रयोग फेस पे ही किया जाता है और पाउडर ब्लीच का प्रयोग हाथ पैरों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। क्रीम ब्लीच, क्रीम ब्लीच का उपयोग चेहरे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आप चाहें तो हाथ पैरों पर भी कर सकते हैं। क्रीम ब्लीच अलग अलग कंपनी का आता है, जिसके फेस पे जो सूट करता है या फिर जो भी यूज कर रहा हो पहले से जिस ब्लीच का, वही यूज करना चाहिए। आप दूसरे ब्लीच को ट्राई ना करें, इससे क्या होगा, आपके फेस खराब होने का खतरा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पाउडर ब्लीच। पाउडर ब्लीच में तरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 वॉल्यूम मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें 3-4 बूंद अमोनिया डाला जाता है। इस ब्लीच को ब्रश की सहायता से त्वचा के उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां ब्लीच करना हो। पाउडर ब्लीच का प्रयोग ज़्यादातर हाथ पैरों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि हाथ पैरों के जो बाल होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। इसके लिए पाउडर ब्लीच का ही उपयोग किया जाता है वहाँ पे। और पाउडर ब्लीच तैयार कैसे करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 वॉल्यूम और अमोनिया 2 से 4 बूंद डाल करके उसका पेस्ट तैयार किया जाता है, और फिर उसके बाद जिस भी स्थान पर ब्लीच करना है उसे ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। फिर उसे 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि ब्लीच पूरी तरह से सूख गई है। उसके बाद फिर रिमूव किया जाता है।
पर पाउडर ब्लीच जो है वो क्रीम ब्लीच की अपेक्षा कम असर करती है। पाउडर ब्लीच जो है कुछ दिनों के लिए ही रहता है, लेकिन क्रीम ब्लीच जो होता है उसका असर ज़्यादा दिनों तक रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सामग्री। ब्लीच करते समय किन किन सामानों का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले ब्लीच, हेड बैंड, क्लींजिंग मिल्क, फेस पैक, कॉटन, एक्टिवेटर, बर्फ, प्लास्टिक बाउल, स्पैचुला, गुलाब जल, स्पंज, ब्लीच ब्रश, पानी, मॉइस्चराइजर या फिर कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट स्लाइड में इन सभी सामग्री के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। ब्लीच, स्किन ब्लीच चेहरे और शरीर के बालों के रंग को हल्का करने की एक प्रक्रिया है। ध्यान रहे कि फेशियल करने से पहले चेहरे की ब्लीचिंग की जाती है। जैसे आपके यहाँ कोई फेशियल और ब्लीच दोनों करवाने के लिए आता है, तो आपको सबसे पहले ब्लीच करना चाहिए, ना कि फेशियल। ब्लीच करने के बाद अगर हम फेशियल करते हैं तो चेहरे पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है और चेहरा दमकने लगता है, बहुत क्लीन दिखने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेड बैंड। ब्लीचिंग में हेड बैंड का क्या उपयोग है, क्यों हम प्रयोग करते हैं, जानेंगे। और यह किस चीज़ का बना होता है, यह कपड़े का बना होता है। इसके दोनों किनारों पर वेलक्रो लगा होता है। हेडबैंड जो होता है वो अलग अलग साइज में आता है। उसके एक किनारे पे वेलक्रो लगा होता है जिसको चिपका करके छोटा या बड़ा किया जाता है। और हेडबैंड का प्रयोग इसलिए भी करते हैं कि जब हम फेशियल ब्लीच कुछ कर रहे हो तो बार बार सर के जो हैं बाल वो फेस पर आकर के डिस्टर्ब ना करें करने में। और ऐसा भी होगा कि जब सिर के बाल फेस पे आएंगे तो उसमें क्रीम लग जाएगी और फिर वो बालों को नुकसान पहुंचाएगी। इसके लिए हेडबैंड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हेडबैंड अलग अलग साइज में अलग अलग कलर का आता है, ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क बहुत ही हल्का लोशन होता है जो सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्लींजिंग मिल्क का काम त्वचा से अशुद्धियों को साफ करना होता है। साथ ही आप चेहरे पर लगे मेकअप को भी क्लींजिंग मिल्क से हटा सकते हैं। क्लींजिंग मिल्क का उपयोग हर चीज़ में किया जाता है, चाहे वो फेशियल हो, ब्लीच हो, क्लीनअप हो, स्क्रबिंग हो। आप किसी चीज़ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और उस तरह से भी मेकअप को रिमूव करने के लिए क्लींजिंग मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्लींजिंग मिल्क आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा अलग अलग कंपनियों का। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फेस पैक। फेस पैक क्या होता है और ब्लीच में इसका क्या प्रयोग है, ये हम जानेंगे। फेस पैक आमतौर पर एक तरीके का मास्क है जो लगाने के बाद त्वचा से चिपक जाता है। फेस पैक में मौजूद घटक त्वचा की गहराई तक जाते हैं और आपकी त्वचा को निखारते भी हैं। फेस पैक लगाने से त्वचा की अशुद्धियां साफ होती हैं और साथ ही त्वचा टोन व निखरी हुई लगने लगती है। ब्लीच करने के बाद जब फेस पे रेडनेस दिखाई देने लगता है तो उसको राहत पहुंचाने के लिए हम फेस पैक का प्रयोग करते हैं। फेस पैक लगाने के बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाए तब उसे रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद त्वचा बहुत ही साफ सुथरी और निखरी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कॉटन। ब्लीच में कॉटन का क्या उपयोग है, जानेंगे हम। यह कपास की बनी होती है और बहुत मुलायम होती है। ब्लीच में इसका प्रयोग फेस पैक हटाने व साफ करने के लिए किया जाता है। कॉटन का प्रयोग ब्लीच में फेस पैक लगाने के बाद उसको रिमूव करने के लिए
और लगाते समय भी प्रयोग किया जाता है। यह छोटे छोटे पीस के रूप में प्रयोग की जाती है। कॉटन कई रूपों में आता है, कई कलर में भी आता है। आप बंडल के रूप में भी आता है। कॉटन छोटे छोटे पैड के रूप में भी आता है। आपको जैसा जरूरत हो उस रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पीस के रूप में भी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्टिवेटर। ब्लीच में एक्टिवेटर का क्या उपयोग है हम जानेंगे। किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने वाला वह पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अगर हम ब्लीच प्रयोग कर रहे हैं तो ब्लीच में एक्टिवेटर की मात्रा नहीं होगी तो ब्लीच जो है अपना वर्क नहीं करेगा। सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं होगा, एक्टिवेटर की मात्रा जरूर होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बर्फ। बर्फ का प्रयोग ब्लीच करने के बाद त्वचा को ठंडक प्रदान करने के लिए किया जाता है। इससे ब्लीच से होने वाली जलन से राहत मिलती है। बर्फ का प्रयोग कोल्ड कंप्रेशन के लिए दिया जाता है। ब्लीच करने के बाद त्वचा लाल हो जाती है या फिर कोई जलन होने लगता है तो उसको राहत पहुंचाने के लिए बर्फ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक बाउल। ब्लीच करने के लिए ब्लीच का मिश्रण हमेशा प्लास्टिक बाउल या कांच के बाउल में ही तैयार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर हम प्लास्टिक या फिर कांच के बाउल का उपयोग नहीं करेंगे, मेटल वगैरह के बाउल का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेटर और ब्लीच के साथ कोई रासायनिक क्रिया करके हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए ब्लीच करते समय हमेशा हमें प्लास्टिक या फिर कांच के ही बाउल का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ब्लीच करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बाउल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक स्पैचुला। ब्लीच में प्लास्टिक स्पैचुला का क्या उपयोग है और ये किस चीज से बनी होती है हम जानेंगे। प्लास्टिक स्पैचुला एक व्यापक सपाट लचीली ब्लेड है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों, क्रीम इत्यादि सामग्री को मिलाने, फैलाने और उठाने के लिए किया जाता है। स्पैचुला जो है वो आपको ब्लीच के साथ ही मिलता है, ब्लीच के पैक में ही होता है, छोटा सा प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और ब्लीच को मिक्स करते समय आपको हमेशा स्पैचुला का ही प्रयोग करना चाहिए, ब्लीच को हाथ से मिक्स ना करें, हाथों को नुकसान पहुंचाता है ब्लीच। इसके लिए हमें स्पैचुला का ही प्रयोग करना चाहिए, उसको मिक्स करने के लिए भी और उसे लगाने के लिए भी। लास्ट में ब्लीच को रिमूव करते समय भी हमें स्पैचुला से ही रिमूव करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्लास्टिक स्पैचुला जो है वो एक मिक्सिंग टूल है, मतलब ब्लीच और एक्टिवेटर को मिक्स करने के काम में आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे गुलाब जल। गुलाब जल स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। गुलाब जल का प्रयोग हम ब्लीच के अलावा वैसे भी कर सकते हैं स्किन पे। शाम को आप स्किन पे गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं या फिर आंखों में भी डालने के काम में आता है गुलाब जल। गुलाब जल का काम होता है झुर्रियों को दूर रखना। अगर आप डेली गुलाब जल का यूज करते हैं स्किन पे तो आपके स्किन पे झुर्रियाँ कम दिखाई देंगी और आपका फेस हमेशा तरोताज़ा नजर आएगा। अगर आप इसका रोज इस्तेमाल करते हैं गुलाब जल का तो आपको आपके चेहरे पर फर्क जो है खुद ही महसूस होगा कि हमारे फेस पे क्या फर्क पड़ा है गुलाब जल का यूज करने से। गुलाब जल आजकल मार्केट में स्प्रे में भी उपलब्ध है, ऐसे भी बॉटल में उपलब्ध है। आप उसका जहाँ पे जैसा उपयोग है आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्पंज। शरीर के अंगों को धोने, साफ करने या रगड़ने का एक छिद्र युक्त वजन में हल्का तथा पानी सोखने वाला कपड़ा या मोटी प्लास्टिक की गद्दी होती है। स्पंज का प्रयोग हम करते क्यों हैं? स्पंज का प्रयोग ब्लीच को फेस पैक लगाने के बाद रिमूव करने के लिए किया जाता है। और स्पंज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक बहुत हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। जो हार्ड होता है उसको हम हाथ पैरों में लगी ब्लीच या फिर फेस वगैरह रिमूव करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बट जो सॉफ्ट स्पंज होता है उसका प्रयोग फेस पे ब्लीच, फेस पैक
रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीच ब्रश। ब्लीच ब्रश में ब्रश का प्रयोग ब्लीच को मिक्स करने व फेस पर लगाने के लिए किया जाता है। ब्लीच ब्रश एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है जिसका प्रयोग ब्लीच को ही लगाने के लिए किया जाता है। क्रीम वगैरह कुछ भी लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और इसी से मिक्स भी करना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ब्लीच ब्रश इस प्रकार का होता है। पीछे इसमें प्लास्टिक की हैंडल लगी होती है। आगे बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है जिसका प्रयोग हम ब्लीच को मिक्स करने और लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पानी। ब्लीच में पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है जानेंगे। ब्लीच में पानी का प्रयोग फेस को साफ करने के लिए किया जाता है। ब्लीच में पानी का प्रयोग दो जगह होता है। पहले जब हम फेस को क्लीन अप करते हैं, क्लीनिंग मिल्क से जब साफ करते हैं तब भी प्रयोग किया जाता है, और ब्लीच रिमूव करने के बाद फेस पैक लगाने के बाद जब हम फेस को क्लीन करते हैं तब भी पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोल्ड क्रीम। ब्लीच करते समय कोल्ड क्रीम का प्रयोग क्यों किया जाता है जानेंगे। कोल्ड क्रीम का प्रयोग ब्लीच में कोल्ड कंप्रेशन देने के बाद चेहरे पर लगाने के लिए किया जाता है। कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर का प्रयोग हम कर सकते हैं। ब्लीच करने के बाद जब हम फेस पैक लगाते हैं, उस फेस पैक को रिमूव करने के बाद फेस पे वाइट वाइट सा दिखने लगता है और फेस थोड़ा ड्राई सा दिखने लगता है, तो उसके लिए हम मॉइस्चराइजर या फिर कोल्ड क्रीम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग की विधि, मतलब ब्लीचिंग किस प्रकार से करनी चाहिए हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले क्लाइंट को ब्लीच करने के लिए तैयार करेंगे। जिस भी क्लाइंट का ब्लीच करना है हमें उसको पूरी तरह से हम प्रिपेयर करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रकार का ब्लीच करवाना चाहता है, जैसे पाउडर ब्लीच या फिर क्रीम ब्लीच, जो भी यूज करना चाहता है उसे हम तैयार करेंगे। ब्लीच करने वाले स्थान के आसपास की ज्वेलरी उतार कर क्लाइंट को रखने के लिए देंगे। जिस भी क्लाइंट का आप ब्लीच करने जा रहे हैं सबसे पहले उस क्लाइंट की ज्वेलरी रिमूव कर देनी चाहिए, मतलब उसके नाक, कान या फिर गले में भी उसने ज्वेलरी पहन रखी है तो उसे उतार करके क्लाइंट को ही रखने के लिए दीजिए, जिससे कि वो खोने का खतरा ना रहे। यदि क्लाइंट लॉक नेक तक ब्लीच करना चाहता है तो उसे डीप गले का गाउन पहनने को देंगे। कुछ लोग सिर्फ फेस पे ब्लीच करवाते हैं और कुछ लोग जो है पूरे नेक तक, पूरे जितना गर्दन दिखाई देता है उतने तक करवाना चाहते हैं। अगर नेक तक पूरा करना है ब्लीच तो क्लाइंट को डीप गले का गाउन दे पहनने के लिए, जिससे कि ब्लीच करने में आसानी हो और ब्लीच उनके कपड़े में ना लगे। बालों में ब्लीच ना लगे और वह फेस पर ना आए, इसके लिए हेड बैंड से बालों को बांधेंगे। मैंने अभी हेड बैंड के उपयोग में आपको बताया था कि हेड बैंड का प्रयोग करते ही इसके लिए हैं कि जब हम फेशियल ब्लीच या कुछ भी कर रहे हो फेस पे तो सर के बाल जो है वो फेस पे ना आए। इसके लिए हेड बैंड का प्रयोग जरूर करना चाहिए ब्लीचिंग करते समय। ट्रॉली में ब्लीच करने का सारा सामान रखेंगे, जिससे कि कॉटन, ब्लीच, एक्टिवेटर, बर्फ, कोल्ड स्प्रे, क्लींजिंग मिल्क, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक स्पैचुला, रोज वाटर, स्पंज, ब्लीच ब्रश, पानी, कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर। ट्रॉली सबसे पहले ब्लीच करने से पहले ट्रॉली तैयार कर लेना चाहिए। उस ट्रॉली में अपने आवश्यकता के अनुसार सारे सामान होने चाहिए। अगर एक साथ सामान होगा तो आपके समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। अगर सामान बिखरे होंगे तो आपके समय की भी बर्बादी होगी और आपकी मेहनत भी बर्बाद होगी। आपको हर सामान लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, क्लाइंट भी डिस्टर्ब होगा और आप खुद भी डिस्टर्ब होंगे। इसके लिए ट्रॉली सबसे पहले तैयार करें, उसके बाद ही ब्लीच करना स्टार्ट करें। प्लास्टिक बाउल में आवश्यकता अनुसार ब्लीच लेकर चुटकी के नाप से
एक्टिवेटर लेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। हमने पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि जब भी हम ब्लीच मिक्स करेंगे तो प्लास्टिक या कांच के ही बाउल में करेंगे। उसमें चुटकी भर एक्टिवेटर और आवश्यकता अनुसार क्रीम लेकर के मिक्स करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। क्लाइंट को तैयार करने के बाद आराम से चेयर पर बैठाएंगे और बाउल में क्लींजिंग मिल्क लेकर पूरे चेहरे पर टिप के रूप में लगाएंगे, है ना। सबसे पहले ब्लीच तैयार करने के बाद क्लाइंट को बिठाएंगे, बिठाने के बाद उसे क्या करेंगे, क्लींजिंग मिल्क से उसका चेहरा क्लीन करेंगे। क्लींजिंग मिल्क का उपयोग ब्लीच में इसके लिए ही किया जाता है। और क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करते समय हम डायरेक्ट जो है ऐसे नहीं अप्लाई कर देंगे, उसको पहले फेस पे टिप के रूप में अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसे हल्की सी 2 मिनट तक मसाज देंगे, फिर उसके बाद उसे रिमूव करेंगे। और क्लींजिंग मिल्क से ऐसा करते क्यों हैं, जिससे कि बंद रोम छिद्र खुल जाएं और गंदगी साफ हो जाए। इससे ब्लीच उप त्वचा तक असर करती है। जब रोम छिद्र खुल जाएंगे तो हम ब्लीच करेंगे तो ब्लीच अंदर तक जाएगी और अपना असर दिखाएगी। अब 2 कॉटन बैग को दोनों हाथों में लेकर हल्का सा गीला करेंगे और मसाज की दिशा में घुमाते हुए चेहरे से क्लींजिंग मिल्क साफ करेंगे। क्लींजिंग मिल्क साफ करते जिस प्रकार लगाते समय सावधानियां रखनी चाहिए, उसी तरह उसे रिमूव करते समय भी सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लींजिंग मिल्क रिमूव करते समय कॉटन उठाया और ऐसे ही साफ कर दिया, नहीं। उसको जैसे लगाते समय ध्यान देना है, उसी तरह रिमूव करते समय भी उसके प्रोसीजर के हिसाब से ही उसे आप साफ करें। अब तैयार ब्लीच को ब्लीच ब्रश की सहायता से चेहरे पर लगाएंगे। इसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज की दिशा में और बालों की विपरीत दिशा में लगाएंगे। ब्लीच हमेशा जो है मसाज की दिशा में, मतलब चिक से होते हुए ईयर की तरफ लगाना चाहिए। और ब्लीच करते समय आँख, आईब्रो और लिप्स पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आँख के आसपास ब्लीच लग जाती है तो आँखों में जलन पैदा होने लगता है और इससे क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीच लगाने के बाद आप 2 कॉटन पैड में गुलाब जल, या फिर अगर गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो आप ठंडे पानी से कॉटन पैड को गीला करिए और क्लाइंट के आंखों पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो ब्लीच से होने वाले जलन है उससे उसके आंखों में जलन नहीं होगी और उसे थोड़ी राहत मिलेगी, जिससे क्लाइंट आराम से बैठ सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ब्लीच लगाने के बाद 10 मिनट बाद बीच बीच में चेक करते रहें। ब्लीच लगाने के बाद हमें चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक बार लगा दिया और फिर उसके बाद सीधे 20 मिनट बाद चेक किया। चेक क्यों करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है कि अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ब्लीच हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और ब्लीच का प्रयोग ही करते हैं बालों के रंग को हल्का करने के लिए। जब बालों का रंग त्वचा के रंग से मेल खाने लगे तब गीले कॉटन पैड या गीले स्पंज की सहायता से ब्लीच को मसल्स की दिशा में साफ करेंगे। ब्लीच करने से अगर जलन का एहसास हो तो बर्फ को फेस टॉवेल में लपेटकर क्लाइंट के चेहरे पर 5 मिनट तक कोल्ड कंप्रेशन देंगे। ज़्यादातर ब्लीच करने के बाद फेस पे जलन होने ही लगता है। इसके लिए उस जलन को कम करने के लिए हमें कोल्ड कंप्रेशन का प्रयोग करना ही चाहिए। कोल्ड कंप्रेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, बर्फ़ को एक फेस टॉवेल में लपेट करके क्लाइंट के चेहरे पर 5 मिनट तक कोल्ड कंप्रेशन देंगे। मतलब जिस फेस में हमने बर्फ़ लपेटा हुआ है उस टॉवेल को क्लाइंट के फेस पर आराम से पूरे फेस पर फैलाएंगे और 5 मिनट तक छोड़ देंगे अच्छे से उसे, ताकि उसके चेहरे की जो जलन है वो कम हो सके। ब्लीच समाप्त होने के बाद क्लाइंट का गाउन, हेडबैंड, फेस टॉवेल आदि धोने के लिए अलग कर देंगे। जिस भी क्लाइंट का ब्लीच कर रहे हैं, अगर उसका ब्लीच प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है तो आप उसका गाउन जो आपने उसे पहनने के लिए दिया हुआ था, हेडबैंड जो उसके सिर पे आपने लगाया था, फेस टॉवेल जिससे आपने कोल्ड कंप्रेशन दिया था, इसको धो करके स्टरलाइज करके ही दूसरे क्लाइंट पे प्रयोग करना चाहिए। वरना दूसरे क्लाइंट को, अगर पहले वाले क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे वाले को भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सावधानियां। ब्लीच करते समय
हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन जगहों पे ब्लीच नहीं करना चाहिए हम जानेंगे। ब्लीच करने से पहले पैच टेस्ट अवश्य करें। ब्लीच करने से पहले पैच टेस्ट मतलब एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट किया कैसे जाता है? ब्लीच करने से पहले आप ब्लीच को मिक्स कीजिए, उसे कोहनी पे या फिर कान के पीछे लगाइए। लगाने के बाद आप उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अगर कोई एलर्जी नहीं होती है तभी क्लाइंट के ऊपर ब्लीच अप्लाई कीजिए। ब्लीच तैयार करने के लिए मेटल के बर्तन का प्रयोग न करें। ब्लीच हमेशा कांच या फिर कांच के ही बर्तन में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप मेटल का बर्तन प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, ये रासायनिक क्रिया करके आपके फेस को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लीच कभी भी आंख, आईब्रो और होठ पर नहीं लगानी चाहिए। ब्लीच आंख, आईब्रो और होठ पर इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर आंखों के आसपास ब्लीच जाता है तो वो आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ब्लीच हमेशा मसल्स की दिशा में ही लगाएं व हटाएं। ब्लीच हमेशा आपको मसल्स की दिशा में ही, ब्लीच को लगाने का भी एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। आप उस प्रोसीजर को, तरीकों को ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करिए। ब्लीच कभी भी कटे फटे स्किन पर न लगाएं। ब्लीच का प्रयोग, अगर आपके यहाँ कोई ब्लीच करवाने आता है और उसकी स्किन कटी फटी है तो आप उस पर अप्लाई ना कीजिए। आज हमने आपको ब्लीच के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ कि ये आपके फ्यूचर में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।